Hello. Good afternoon student, good afternoon all of you. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा सा सेशन की जानकारी मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ कि क्या आज आप लोगों को मिलने वाला है इस क्लास में। ठीक है, देखिए कुछ चीजें थंबनेल पे भी लिखी हुई हैं, आप लोग को थोड़ा सा समझ में भी आ रही होंगी। यूपीपीएससी पॉल लेक्चर का आपका एग्जाम है, मिड अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाना है कि तो किस तरीके से जो है जीके के लिए आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। और अगर हम जीके की बात करें बच्चे, तो ऐसा पोर्शन नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है ऐसा पोर्शन नहीं है कि जिसको अच्छे से एक तो डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है सिलेबस पे, दूसरा ऐसा पोर्शन भी नहीं है कि जिसे छोड़ा जा सकता है ना। अच्छी खासी वेटेज इसकी है, 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन जो है आपका 75 मार्क्स का हो। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी जो दुविधा डायलेमा आपके सामने आता है वो ये कि कितना पढ़ा जाए, है ना, किन चीजों को पढ़ा जाए, किन चीजों को छोड़ा जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो उसी के लिए बच्चे आपका ये सेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट 2022 में हमारे एग्जाम हुए थे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे अलग अलग शिफ्ट में, तो सभी को एक ही जगह जो है मैं आपको करवा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। जीके की अगर हम बात करें तो 25 नंबर के जो जीके के सवाल हैं उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं याद रखने हैं, लेकिन एनालिसिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और फिर जो है आपका स्टैटिक जीके करेंगे, उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव उनका एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि दोनों चीज हो आज के सेशन में। एक तो हमें एग्जाम के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए, है ना, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए आपका सेशन खत्म होने के बाद में। और दूसरा ये कि जो पढ़ा जाए वो याद भी रखना है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको साथ में करनी है बच्चे। ठीक है, और अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप जो है इस सब्जेक्ट को एक तरीके से अपना सके, है ना। नहीं तो क्या होगा, आप जो है कल पे टालते रहेंगे, कल पढ़ लिया जाएगा, परसों पढ़ लिया जाएगा, फिर शुरू कर लूंगा, है ना, लेकिन वो कल जो है कभी किसी के लिए नहीं आता है। इसीलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट के लिए, जीके के लिए खास करके, है ना, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। तो शुरुआत बच्चे इसी सेशन से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको एनालाइज करना। ठीक है, हमारे सिलेबस जो है आपका क्या है, किस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा, क्योंकि अलग अलग कमीशन अलग अलग तरीके के पेपर सेट करता है ना, सबके तरीके अलग हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना डीप पूछता है, हल्का पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे हट करके क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके का पैटर्न होता है हर कमीशन का अपना। तो उस पैटर्न को हम समझने के लिए ही पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर की क्वेश्चन की मैं बात करूंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था क्योंकि 2022 में आपका एग्जाम हुआ था, तो 2022 के हिसाब से 2021 का करंट अफेयर, है ना, 2020 की कुछ रिपोर्ट है जो कि बाद में 2021 और 2022 में आपकी रिलीज हुई, वहां से कुछ आपके क्वेश्चन आए। तो उसी में से ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब अगर मैं ये क्वेश्चन की अगर मैं आपको बताऊं ना, एज अ टीचर हम इतने सारे बच्चे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं, आरआरबी, एसएससी, बहुत सारे टेक्निकल के आपके ऐसे एग्जाम्स है, पीएसयू के लेवल के, है ना, तो हम उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपका करंट अफेयर पूछा गया है। तो अगर एसडीआई की मैं बात करूं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जब कभी एसडीआई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अगर वो न्यूज में होती है तो आपको बताया जाता है कि इसे याद करना है आपको। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हो या फिर थोड़ा सा डीप हो, इस तरीके की क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एसडीआई का जो आपका रिपोर्ट होती है उसका इंडेक्स पूछा जाना, है ना, उसमें भारत की रैंक पूछी जानी, एक आसान क्वेश्चन है बच्चे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब 2020 का तो हम क्या ही करेंगे, हम 2025 का याद रखेंगे। तो 2025 में जो एसडीआर आई है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, उसमें आपको भारत का स्थान याद रखना है। तो भारत का 130वां स्थान है। ठीक है, 138 प्लेस पे इंडिया है, और कितनी कंट्रीज में, 193 कंट्रीज में आपका सर्वे हुआ था उसमें से। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि आसियान की मेजबानी 2021 में अक्टूबर में किसने करी। तो आसियान जो है साउथ एशियन कंट्री का एक ग्रुप है, जैसे आप लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे, है ना, दोस्तों के साथ में अलग, फैमिली के साथ में अलग, इस तरीके से, उसी तरीके से आसियान कंट्रीज है। साउथ एशिया में लोकेटेड जितनी कंट्रीज हैं आपस में जो है वो कोऑपरेट करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए
उन्होंने आसियान ग्रुप बनाया है। तो भारत इसमें मेंबर है क्या? नहीं, भारत इसमें मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत के इस ग्रुप के साथ में बहुत अच्छे संबंध है, इसीलिए कई बार ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आसियान की अगर हम बात करें तो हम 2025 का याद रखेंगे बच्चे, ठीक है। 2025 में आसियान का जो सम्मेलन हुआ है, आसियान समिट के नाम से इसे हम जानते हैं, ये आपका मई 26-27 को हुआ है, ठीक है। 4 अक्टूबर 26-28 को भी आपके समिट हुए हैं। तो ये हुए कहाँ पे है? मलेशिया। मलेशिया एक एशियन कंट्री है, एशियाई देश है, और इसकी राजधानी कहाँ पे है बच्चे? कुआलालंपुर, ठीक है। ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन है 1 नंबर का, और फिर करंट का भी क्वेश्चन आ जाता है कि आसियान का समिट जो है आपका इस बार कहाँ पे हुआ है, किस देश ने इसे होस्ट किया है? तो मलेशिया आपको याद रखना है, मलेशिया ने होस्ट किया है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। इसका मतलब सम्मेलन से रिलेटेड जितने भी इवेंट हुए होंगे वो सारे के सारे आपके कुआलालंपुर में हुए। भारत ने इसमें सहयोग किया था, बिल्कुल भारत ने यहाँ पे भागीदारी की थी, ठीक है। भारत बच्चे मेंबर नहीं है, याद रखना, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन हमारे टाइज इनके साथ में बहुत अच्छे हैं। हम जो है बिजनेस को लेकर के, कल्चर को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, डिफेंस को लेकर के जो है चीजों का आदान प्रदान करते हैं। तो हमारे टाइज जो है आसियान के साथ में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए जो है आसियान का क्वेश्चन हमारे एग्जाम से पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन मुझे मिला बच्चे, अलग अलग सिप से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो नोबेल प्राइज पे काफी अच्छा फोकस रहा। नोबेल प्राइज आप देखें, आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का पूछ लिया है, ये नोबेल प्राइज आपका फिजिक्स का पूछ लिया है। एक और क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, ये नोबेल प्राइज जो है आपका पूछा हुआ है पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया है। तो करंट अफेयर में अवार्ड एक कैटेगरी आती है आपकी, एक डोमेन आता है करंट अफेयर में अवार्ड का, पुरस्कारों का, ठीक है। तो पुरस्कारों में खास करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत ही फेमस, और नोबेल से ज्यादा फेमस क्या होगा बच्चे? नोबेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, है ना। तो ये भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोबेल से किसी भी कैटेगरी का जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो अगर हमारा 2026 में एग्जाम होगा तो 2025 की जो नोबेल प्राइज है वो हमें याद करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अवार्ड में एक क्लियरिटी कि हमें नोबेल पुरस्कार याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका बना है बच्चे, नोटिफाई की गई संसदीय स्थायी समिति में ये पूछा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये संसदीय स्थायी समिति 2021 में आपकी बनी थी, इसके बारे में पूछा कि क्या समिति का काम है ना, इसकी विशेषताएं क्या है। तो बेसिकली क्या है? पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है। हमारी सरकारें, सरकारों का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अगर सरकारें कोई काम कर रही है, ठीक है, उनके द्वारा कोई कमेटी बनाई जा रही है, कोई बिल जो है आपका पास किया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी काम जो है अगर हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ये कमिटीज बनाई जा रही है, तो वो जो है आपका टॉप प्रायोरिटीज है पढ़ने के लिए, ठीक है। जब हम गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स बच्चे आपका ये दोनों जगह पढ़ा जाता है। इंडियन पॉलिटी हम जो है स्टैटिक के एक सब्जेक्ट के तौर पे हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर में भी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ठीक है, हमारी सरकारें क्या काम कर रही है, कार्यपालिका क्या काम कर रही है, वहां से जो भी आपके न्यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगला बच्चे कि भारत ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल, अब देखो बच्चे ये आया आपका पोर्टल कि भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। यही पे क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन का भी आ जाता है। अब क्या हुआ है ना बच्चे, आपको पता है कि 2013-14 के बाद 14-15 खास करके है ना, 2014-2015 के बाद एक तो सरकार बदली, और दूसरा जो है डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से जो है भारत में होने लगा। हर चीज को जो है आपका डिजिटाइज किया जा रहा है, हर चीज को जो है आपका एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर आपका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस जो है आपकी एप्लीकेशन बनने की, पोर्टल बनने की, अभी ये जो इनिशियल फेज है ना 2015 से मैं लूं, 2025 आ चुका है, 10 साल हो चुके हैं, अगले आने वाले 10 साल तक आपको ये सारी ये जो खबरें हैं ये लगातार मिलती रहेंगी बच्चे। अब क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जबकि हर एक चीज के लिए एक पोर्टल ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, हर एक समस्या के लिए, हर एक गवर्नमेंट सर्विस के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा। लेकिन अभी हम इनिशियल फेज में हैं, अभी हम मोबाइल एप्लीकेशन बना ही रहे हैं, है ना, अभी हम पोर्टल बना रहे हैं। तो ये जो न्यूज है ये आने वाले जो है 5 साल तक आपको मिलेंगे, उसके बाद ये वाली न्यूज भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तब तक तो आप सर्विस पे होंगे अपने, कहीं पे भी कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे होंगे। तो ये वाली जो आपकी न्यूज आती है ये आती है गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। जब हम सरकारी योजनाओं को पढ़ते हैं तो सरकार ने अभी योजनाएं बनाने तो कम कर दिया है, लेकिन अपने इनिशिएटिव के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे पोर्टल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से वो अपना काम इंप्लीमेंटेशन करती है ना, अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टल, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, सरकारी योजनाएं, ठीक है, ये सारी की सारी जो है आपको चीजों पे बच्चे फोकस करना है। अब चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो,
चाहे वो आपकी केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीम हो या फिर पोर्टल हो या फिर एप्लीकेशन हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर केंद्र में ही आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं। आपका इंडियन रेलवे का अलग है, आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का अलग है, डिफेंस के लिए आपके अलग एप्लीकेशन बने हुए हैं, अलग पोर्टल बने हुए हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी चीजें आपकी खबरों में रहती है वो आपको बताया जाता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक तो स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिया, थोड़ा सा टफ पूछ लिया है। जब हम खबर पढ़ते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि किसी खबर को हम बहुत डिटेल में याद रख पाए, है ना। वो खबर जो है हमको याद है वन लाइन के फॉर्म में कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी जो चीजें होती हैं वो बहुत कम होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में वैसे बहुत ज्यादा नहीं बने हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपका वन लाइनर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लेकिन ये जो आपके ये वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, कम ही जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन एक आया था कि 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक न्यूज को ही जो है इन्होंने थोड़ा सा फैला करके जो है ना उसके बारे में जो है डीप करके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये वाला जो है बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बने हैं। आगे जो आपके क्वेश्चन है वन लाइनर वाले हैं सारे के सारे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली रजत पदक जीतने वाली महिला पहलवान कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन पे जहां पर कि पहली बार कोई चीज हो रही है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर कोई चीज अगर पहली बार हो रही है तो उस वाले क्वेश्चन को, उस वाली न्यूज को हमें याद रखना है बच्चे। ठीक है, तो ये आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बना हुआ है। आपका क्या है, कौन सा देश, ये यूनाइटेड नेशन, ये आपका इंटरनेशनल न्यूज से बच्चे आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खबरों से जो है आपका क्वेश्चन बना हुआ है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट होती है। अभी तो 2023-24 वाली आ गई है, तो उसके आंकड़े जो है आपको याद करने हैं। इसमें आपको एक चीज याद रखना है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्यों में से सबसे ज्यादा आदिवासी जिले हैं। ठीक है, और आज की टाइम पीरियड पे अगर मैं पूछूंगी कि 2023-24 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि सबसे ज्यादा आदिवासी जिले हैं, तभी भी आपका आंसर क्या होगा, मणिपुर ही होगा। 2019 की रिपोर्ट में भी आपका मणिपुर ही आंसर था और आज की रिपोर्ट में भी आपका मणिपुर ही आंसर है। तो इसे आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका रिपोर्ट से बचे आपका क्वेश्चन बना है। अब ये जो रिपोर्ट होती है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट भी होती है, राष्ट्रीय रिपोर्ट भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यही डोमेन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना बच्चे, ये सारे के सारे डोमेन से ही उठा करके आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं तो वहां पे जितना भी बच्चे करंट अफेयर का मटेरियल आपको दिया हुआ है, थ्योरी फॉर्म में आपको मटेरियल मिलेगा, आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है रिवीजन के लिए मटेरियल मिलेगा, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पे उस न्यूज को थोड़ा एक्सप्लेन भी किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाइनर में मैंने आपको चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो जहां पे जरूरत है, जहां पे गुंजाइश है कि यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है कोई और चीज, ठीक है, वो भी आपको बताई है। तो इस तरीके से जो है आपको बच्चे अपना करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसे टारगेट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन जो है यहाँ से निकल करके आए हैं, अवार्ड वाली कैटेगरी है, स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी है, गवर्नमेंट स्कीम वाली आपकी कैटेगरी है। ठीक है, इनको जरूर जो है आप लोग रिवाइज करके जाना। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज हमें पता लगती है कि जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 2022 में आपका एग्जाम है। ठीक है, 2022 में आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन क्वेश्चन आपको 2021 के भी देखने को मिले हैं। तो पिछले एक साल का जो करंट अफेयर है वो रिवाइज कीजिए, उसे पढ़िए, वो आपके लिए बच्चे सेफ रहेगा। ठीक है, तो अगर हम अप्रैल लेकर के अगर चल रहे हैं कि अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम होगा, तो हमें क्या करना है, इससे पहले जो एक साल है यानी कि हमें अप्रैल 2025 से स्टार्ट कर देना है पढ़ना। ठीक है, और कभी भी बच्चे एग्जाम अगर आपको 2026 अप्रैल के महीने में है ना, तो उससे पहले जो है आपके मार्च वाला महीना है, फरवरी वाला महीना है, इनके करंट अफेयर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, है ना। करंट अफेयर पूछा जाता है इनसे पहले के जो मंथ है, जैसे कि आपका दिसंबर 2025 हो गया, जनवरी 2026 हो गया, ठीक है, आपका नवंबर 2025 हो गया, ये वाले जो महीने होते हैं ये एग्जाम में जो है आपके पूछे जाएंगे अगर अप्रैल में आपका एग्जाम होता है तो। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है कि पिछला एक साल जो है रिवाइज करते हुए जाना है। ठीक है, उसको जो है रिवीजन मोड पे डालना है, और फिर अप्रैल में अगर आपका एग्जाम होता है तो अभी से जो है डेली करंट अफेयर जो है पढ़ना शुरू करना है।
है, अभी आपका दिसंबर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अप्रैल के एग्जाम के लिए। अभी आपका जनवरी आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका अप्रैल के एग्जाम के लिए, ठीक है। फरवरी और मार्च तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फरवरी हाफ तक जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको अप्रोच रखनी है। अब थोड़ा सा क्लियरिटी जो है आपके माइंड में आई होगी कि करंट अफेयर को मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। अब स्टैटिक के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। देखो स्टैटिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन के लिए नाना साहेब के अधिकार की अपील करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने लंदन कौन गया था। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, और मराठा साम्राज्य से बच्चे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है आपका मराठा साम्राज्य से, ठीक है। आधुनिक भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना से पहले, ठीक है, याद रखो बच्चे, जिन घटनाओं का मैं मुंह से जिक्र कर रही हूँ ना, जो घटनाएं मैं आपको बता रही हूँ, उनको आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप टेक्निकल एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल एग्जाम के लिए जो है आप जीके पढ़ते हैं, तो कुछ एक इवेंट होते हैं, कुछ माइलस्टोन होते हैं हमारी हिस्ट्री में, जिनसे कि हमारा पूरा का पूरा देश का इतिहास बदल गया, ठीक है। बस उन्हीं पे हमें फोकस करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है यूपीपीएससी पॉल लेक्चर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मॉडर्न के जो है क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे बच्चे। आधुनिक इतिहास जिसे हम कहते हैं ना, आधुनिक इतिहास से अच्छे खासे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो आपका फोकस रहेगा वो मॉडर्न पे ही रहेगा, है ना। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले मॉडर्न ही आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद में जो है आपका थोड़ा सा मिडिवल, और फिर जो है आपका लास्ट में एनसीएन, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको इसे कंप्लीट करना है। तो आधुनिक भारत में आपका कांग्रेस के बनने से पहले का जो फेस है, जबकि अंग्रेजों ने जो है आपका भारत को ज्यादा से ज्यादा जो है आपका कब्जा कर लिया था, ठीक है। हमारे देश में जो है 3 बड़ी शक्तियां, जैसे बंगाल में आपकी एक पावर थी, नीचे जो है आप मैसूर साम्राज्य देखिए, सिख साम्राज्य देखिए, महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य था, ठीक है। तो ये जो है बिखरना स्टार्ट हो गए थे, ये टूटना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो वो वाला जो टाइम पीरियड है, वहां से आपका क्वेश्चन बना है बाजीराव। आप लोगों ने बच्चे कौन से हीरो के, रणवीर सिंह की एक मूवी है बाजीराव मस्तानी, है ना, उसमें जो बाजीराव का किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने, है ना, तो वहीं से जो है रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो वहां पे नाना साहेब बच्चे बाजीराव द्वितीय के जो है आपके पुत्र थे, बेटे थे, और इनको जो है पेंशन मिलनी थी, लेकिन इनको पेंशन नहीं दे रहा था ब्रिटेन, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि ये इनके अपने बेटे नहीं थे, इन्होंने गोद लिया था नाना साहेब को, ठीक है। तो नाना साहेब की एक तरीके से सिफारिश लगाने के लिए कि गोद लिया है तो क्या हुआ, पेंशन तो मिलनी चाहिए, अधिकार है, तो किसे भेजा गया था? अजीमुल्ला, ठीक है। अजीमुल्ला खां को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने लंदन भेजा गया था, किस चीज के लिए? नाना साहेब की अधिकार की अपील करने के लिए कि इनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चे याद रखिएगा। बाकी बालाजी बाजीराव, इनका नाना साहेब का एक्चुअल जो नाम है वो है आपका बालाजी बाजीराव, ठीक है। इनको घर में जो है आपका नाना साहेब कहा जाता था। ये जो है आपके मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। पेशवा बेसिकली आपका क्या है? पेशवा जो है एक पद है, ठीक है। जैसे आज की डेट में अगर हम गवर्नेंस में देखें तो राष्ट्रपति का पद होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है, राज्यपाल का, उपराज्यपाल का, सारे के सारे जो है आपके पद है। उसी तरीके से मराठा साम्राज्य में एक पद होता था पेशवा का, बेसिकली किंग मान लीजिए आप, है ना। तो पेशवा का पद था, मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। इनका जन्म कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था, और इन्हें जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा गोद लिया गया था, ठीक है। ये इनके जो है गोद लिए हुए बेटे थे। इसीलिए जब बाजीराव द्वितीय के जब देहांत हो जाता है तो उनके बाद जो है पेंशन इनको मिलनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो है वो नहीं देते हैं पेंशन इनको, ठीक है। कहते हैं कि नाना साहब को तो गोद लिया गया था, ये इनके अपने बेटे नहीं थे। तो थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, बस इसे आपको याद रखना है, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहेब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो पेशवा के गोद लिए हुए बेटे थे, और उन्होंने उन्हें पेंशन देने से भी मना कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है बच्चे आपका नाना साहब का थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र आता है। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट ने बच्चे आपका स्कूल बनाया था, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं। ये भी आपका आधुनिक भारत, जो आधुनिक इतिहास है, वहीं से क्वेश्चन बना है। एनी बेसेंट का बच्चे जो एक्चुअल नाम था ना, वो था आपका एनी वुड, ठीक है। एनी वुड इनका नाम था, और ये भारत में जो है, आप लोगों ने एनी बेसेंट का जो नाम पढ़ा होगा आज तक, है ना, आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक से जो है आपका स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला थी एनी बेसेंट, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, है ना, ये तो बाहर से आई थी। तो बाहर से इनका भारत में आने के पीछे एम क्या था, उद्देश्य क्या था?
थियोसॉफिकल सोसाइटी बचे। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है भारत में समाज सुधार के लिए भारत में आती है, ये भी उसी पर्पज से भारत में आती है, लेकिन भारत में उस समय जो है स्वतंत्र संग्राम चल रहा होता है। इनको लगता है कि भारतीयों के साथ में गलत हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो है वो भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, इसलिए ये भारतीयों के साथ हो जाती है। ठीक है, और फिर ये आई थी समाज सुधारने के लिए, फिर देश को आजाद करने में जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो एनी बेसेंट के बारे में बच्चे याद रखना, 1916 में जो इनको जाना जाता है, 1916 में इन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना भी करी थी। 1917 में इन्हें जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी चुना गया था। 1926 में थियोसॉफी पर अपने लेक्चर के बाद इन्हें विश्व शिक्षक भी घोषित किया गया था। 1900 और इससे पहले बच्चे 1898, ये कहानी आपको अलग से याद रखनी है कि 1898 में, ठीक है, 1898 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम रखा गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसका नाम रखा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चे, बाद में जो कॉलेज था ना, ये चला गया मदन मोहन मालवीय के पास। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के पास में ये कॉलेज आता है और मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं और इसका नाम बदल करके क्या कर देते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर देते हैं। तो आज की डेट में बेटे आपका जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिए गए नाम से बना हुआ है ना। लेकिन इसकी एक्चुअल जो स्थापना हुई थी वो एनी बेसेंट ने करी थी। ठीक है, 1898 में, 1898 में किस नाम से की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से। ठीक है, तो ये कहानी भी आपकी अलग से आपको याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर है बच्चे आपका शेरशाह। ठीक है, अब आप कहेंगे शेरशाह कहां से आया है, कौन से टाइम पीरियड का है। ठीक है, टाइम पीरियड इतिहास में याद रखना बहुत जरूरी है बच्चे, टाइमलाइन। ठीक है, कौन से इवेंट कौन से दौर के हैं, इसीलिए मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि ये आधुनिक भारत का है, ये मध्यकालीन भारत का है, ये प्राचीन भारत का है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो टाइमलाइन याद करना, टाइमलाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है बच्चे, हिस्ट्री में कनेक्शन अगर आपको याद हो गए, लिंक अगर आपको याद हो गए कि किसका संबंध किससे है, इसका संबंध किस काल से है, तो आपको पूरा इतिहास याद हो जाना है। ठीक है, आप अपने जीवन को लीजिए कि अगर मुझे जो है आज से अपना जो अभी तक जो है आपका 20 साल 30 साल जो बिताए हमने अपने जीवन के, ठीक है, अगर हमें वो पूरी की पूरी जो है अगर कहानी याद रखनी है तो हम क्या करेंगे, मेन इवेंट उठाएंगे और उनको जो है लिंक कर देंगे। बस वही हमें अपने देश के इतिहास के साथ में भी करना है कि मुख्य मुख्य घटनाएं उठानी है, उनको आपस में लिंक करना है कि कौन से पीरियड की बात हो रही है, कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है। मुगल पहले आए थे, फिर मराठा बाजीराव किसके टाइम पीरियड पे आया था, अंग्रेज किसके टाइम पीरियड पे आए थे, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि बच्चे मोटा मोटा तो हमने अपने देश के इतिहास के बारे में सुना हुआ है, हमें ये भी पता है स्कूल में जब हम एकेडमिक्स पढ़ रहे थे, है ना, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक हमने इतिहास तो थोड़ा बहुत पढ़ा है अपने देश का। हमें ये पता है कि हम पे अंग्रेजों ने रूल किया था, हमें ये पता है कि अकबर एक राजा हुआ करता था, हमें ये भी पता है कि अशोक एक राजा हुआ करता था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें अपने देश के बारे में पता है। अब थोड़ा सा हम कंपटीशन में जब आ जाते हैं तो बस इन्हीं चीजों को थोड़ा सा डीप में हमें पढ़ना होता है ना। जो नॉलेज हमारे पास में है बच्चे, जो हमने अपने स्कूल से लिया है, अपने एकेडमिक्स के दौरान जो हमने नॉलेज लिया है, उसी को थोड़ा सा और खोलना होता है, डीप करना होता है और फिर उनके बीच में जो है कनेक्शन बिठाना होता है। ठीक है, कि अशोक कौन से टाइम पीरियड के रहा होगा। ठीक है, अकबर की अगर हमने बात सुनी है, अकबर की कहानियां सुनी है हमने, ठीक है, अकबर और बीरबल के जो है चुटकुले हमने सुने हैं, तो वो कौन से टाइम पीरियड की बात रही होगी। अगर अंग्रेजों ने हम पे रूल किया है तो कौन से टाइम पीरियड पे हमने रूल किया होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इतिहास को याद रखने का मतलब क्या है, हमें घटनाओं को याद रखना होता है, घटनाओं के बीच में क्या संबंध है, हमें उन संबंधों को याद रखना होता है। ठीक है, यही बच्चे आपकी हिस्ट्री है। ठीक है, बाकी क्या है हिस्ट्री, हिस्ट्री है मतलब कि जो बीत चुका है। ठीक है, और जो बीत चुका है वो कैसे बीता है, कब बीता है, बस ये हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हजरत ए आला की उपाधि ली थी एक राजा, ध्यान से सुनिए, शेरशाह। अब शेरशाह का क्या कनेक्शन है बच्चे और किसके साथ में कनेक्शन है, तो शेरशाह का कनेक्शन है मुगल साम्राज्य। अब आपको कुछ कुछ कहानी क्लियर हो रही होगी, क्योंकि मुगलों का नाम तो हमने बहुत जगह सुना है। ठीक है, आप लोगों ने सुना है ना मुगल साम्राज्य का नाम। बाबर एक राजा था जो कि जिसने कि हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इस तरीके से जो है आपकी कहानी चलती है। इनको कहते हैं क्लासिकल मुगल एम्परर। ठीक है, इस पीरियड को क्लासिकल मुगल एम्परर पीरियड कहा जाता है। औरंगजेब के बाद में भी आपके राजा हुए, लेकिन सारे के सारे नालायक थे, इसीलिए हम नहीं पढ़ते उनको इतिहास में। ठीक है, फिर जो है आपका काफी लंबे समय तक जो है आपका मुगलों का काल चलता है, लेकिन कोई भी राजा ऐसा नहीं होता जो कि इनके जैसे पावरफुल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपका, अब मैंने आपको बताया टाइमलाइन, बाबर के बाद में आया था हुमायूं। ठीक है, अब हुमायूं के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि हुमायूं के, अब ये जो मुगल साम्राज्य है, इनकी जो नींव है या फिर इन्होंने जो शासन किया बच्चे, वो भारत पे इन्होंने शासन किया।
भारत पर शासन करने का मतलब क्या है, दिल्ली, है ना, दिल्ली की राजगद्दी पे जो है इन्होंने रूल किया। तो दिल्ली में जो है इनका शासन चल रहा था, बढ़िया से जो है आपका हुमायूं मजे कर रहे थे दिल्ली में। उसी टाइम पीरियड पे जो है आपका एक सूर वंश के राजा आते हैं, शेरशाह सूरी, और ये जो है हुमायूं के साथ में जो है हुमायूं पर आक्रमण कर देते हैं और कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए दिल्ली को मुगल मुक्त कर देते हैं, है ना, मुगलों को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, हुमायूं को यहाँ से भेज देते हैं बाहर, ठीक है। हुमायूं जो है आपका निर्वासन में चले जाते हैं, फिर जो है 2 साल बाद दोबारा से वापस लौट करके आते हैं। तो उस टाइम पीरियड के लिए, ये जो टाइम पीरियड था बच्चे, उस समय जो है आपका शेरशाह सूरी दिल्ली पर राज करते हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का जो टाइम लाइन है वो है आपका मुगल वंश के साथ में, इसीलिए जब हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं तो शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इनको बच्चे याद रखिएगा, मुगलों के जो राजा हैं उनको याद रखना, मुगलों के साथ में शेरशाह सूरी का क्या संबंध है उसे याद रखना, ठीक है। तो ये जो है आपका हजरत आला की उपाधि ली थी शेरशाह सूरी ने। जल जीवन मिशन के साल शुरू किया गया था, तो वर्तमान जो गवर्नमेंट है ना, एनडीए सरकार, उनकी सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है, 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन, ठीक है। हर घर क्या है वो आपका, हर घर, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। शेरशाह हुमायूं को भगाया था 1540, कन्नौज का युद्ध, वेरी गुड। चलिए 2019 याद रखना। अब क्या है बच्चे कि अभी आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाएं याद नहीं रखनी पड़ती हैं। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना हुई थी ना, वो हुई थी आपकी 12वीं, ठीक है, 12वीं हुई थी 2016-17 तक, उसका टाइम पीरियड जो है आपका खत्म हो चुका था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद वर्तमान सरकार ने क्या करा, पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने खत्म कर दिया। अब वो क्या करते हैं, अब वो लाते हैं बड़े बड़े अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है, बड़ी बड़ी, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये उनका जो है आपका एक नारा है और एक स्कीम भी है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, आपका भारत में निर्माण है ना, मेक इन इंडिया, आपका जो है आयुष्मान भारत, है ना, आपका जो है जल जीवन मिशन, इस तरीके से जो है वो योजनाएं लेकर के आते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। पहले साल थोड़ा इंप्लीमेंटेशन का तरीका अलग होता है, दूसरे साल फिर से जो है 2.0 वर्जन लेकर के आएंगे, तीसरे साल 3.0 वर्जन लेकर के आएंगे। इस तरीके से जो है वर्तमान सरकार काम करती है, वो पंचवर्षीय योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं करती है, ठीक है। तो अभी क्या है कि 2014 के बाद, 2014 के बाद आपको पता है कि सरकार बदली है, तो 2014, 2015, 2016 इनिशियली बहुत सारी स्कीम बचे हमारे देश में जो है आपके लॉन्च हुई है, और वो आज तक जो है आपके कंटिन्यू है, आज तक काम कर रही है, ठीक है। तो पहले तो ये वाले जो इनिशियल ईयर्स है, यहाँ पे जो आपकी स्कीम्स लॉन्च हुई है एनडीए सरकार की, कोई भी स्कीम कभी भी पुरानी नहीं होने वाली है, वो हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही रहेंगी, है ना। आपको पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया कब आई थी, आपका जो है स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, स्किल इंडिया कब आया था, डिजिटल इंडिया कब आया था, इस तरीके की स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जल जीवन मिशन है, अभी मैं कहूंगी 2019 में आपकी लॉन्च हुई थी, और ये अभी की सरकार की एक तो आयुष्मान भारत वाली है, जो बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, मतलब योजनाएं देखने में पढ़ने में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको लागू करना उतना ही मुश्किल होता है सरकारों के लिए, है ना, लोगों को उनका फायदा पहुंचना वो बहुत मुश्किल होता है। तो आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं, अच्छी स्कीम है। और एक आपके बच्चे जल जीवन मिशन है, इसका जितना टारगेट था, इसने अपने टारगेट जो है अचीव करे हैं, ठीक है। कम से कम नल तो लगा ही दिया है, हर घर में पानी आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो, है ना। तो ये जो है आपका जल जीवन मिशन है, 2019 में आपकी लॉन्च हुई थी वर्तमान सरकार की, है ना। अगला बच्चे आपका, एक तरफ आपके सॉइल है और आपके स्टेट है। अब देखो ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी, आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी कि भारत का भूगोल ही पूछा जाएगा, ठीक है। आपको विश्व का भूगोल या फिर जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी होती है वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं लिखा हुआ है, तो हमें इंडियन ज्योग्राफी पे ही फोकस करना है, भारत के हर एक चीज के बारे में। भारत में मौसम कौन सा है, भारत की मिट्टियां कैसी हैं, इसका फिजिकल फीचर कैसा है, ठीक है, पहाड़ कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, नदियां कहाँ से निकलती है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे एक तरफ आपकी मिट्टियां दी हुई है, एक तरफ आपकी स्टेट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये है आपका भारत में मिट्टी का विभाजन, और मोटा मोटा ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ यही मिट्टी है, सिर्फ यही मिट्टी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो मात्रा में है वो यही मिट्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे देश में लगभग 40% से ज्यादा हिस्से पे आपको देखने को मिलेगी एलुवियल सॉइल, इसे कहते हैं हिंदी में जलोढ़ मिट्टी। क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी है। बेसिकली जो उत्तर भारत में गंगा यमुना का जो मैदान है, ये जो नदियां आती हैं, ये अपने साथ में खूब सारा सेडिमेंट लेकर के आती है, गाद लेकर के आती है, ठीक है। और उस गाद को जो है, उस गाद से एक मैदान का निर्माण होता है, तो वहां पे जो मिट्टी होती है बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा जो है फर्टाइल होती है, ठीक है, उपजाऊपन होती है, उपजाऊपन उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मिट्टी होती है कृषि के लिए, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ पे मिलेगी, उत्तर भारत के जो स्टेट है, आप नक्शे में देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर भारत के राज्यों में जो है आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। उसके बाद आपका बच्चे क्या दिया हुआ है, एरिड,
एक आपका ये भी काफी आसान सा है, एरिड यानी कि सूखी, शुष्क शुष्क मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये आपको जो है ये है आपका थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए बच्चे, ये है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, यहाँ पे किसी समय बहुत साल पहले जो है आपकी यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है, लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर, जब तक वो रहता है उसे मैग्मा कहते हैं, जैसे ही पृथ्वी की सतह पे आता है उसे लावा कहा जाता है। ठीक है, लावा ठंडा होता है, समय के साथ में जो है आपका मिट्टी का फिर आपका अपर्दन होता है। ठीक है, और वो जो है धीरे 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 डिग्रेडेशन के बाद में आपका वो ब्लैक सॉइल बन जाती है। ठीक है, तो जो काली मिट्टी है ये बनी है आपके लावे से। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे बच्चे, आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा आपका एमपी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो है आपकी काली मिट्टी है, इसे काली रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और इसके इसीलिए जो है आपका महाराष्ट्र में, आपका गुजरात में, यहाँ पे बच्चे आपकी कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कपास के लिए जो है आपका सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद आइए नीचे नीचे आपकी पिटी सॉइल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि तट वाला क्षेत्र बचे है ना, तट में जो है आपका अधिकतर जो आपकी दोमट मिट्टी है वो देखने को मिलती है। लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, ये अधिकतर जो है आपका यहाँ पे भारत का जो पूर्वी तट है ना, भारत का जो आपका यहाँ पे पूर्वी तट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका ये तेलंगाना हो गया। ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर आपकी लेटराइट सॉइल है बच्चे, लेटराइट सॉइल जो है आपको यहाँ पे, जिसे हम चिकनी भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बन जाता है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये मेन जो है आपके क्षेत्र है कि किस तरीके से मिट्टी पाई जाती है। ऊपर अगर देखेंगे, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पे आपकी हिमालयन सॉइल पाई जाती है, इसको जो है आपका फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है ना, जंगल वाली मिट्टी। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन में आपका क्या गलत दिया हुआ है। अलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आपका भारत के उत्तर राज्यों में, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होती है ना, तो यहाँ पे आपका यूपी हो गया। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, क्या बताया था, लावे से बनती है, लावे से इसका निर्माण होता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है। आपका है रेड सॉइल, लाल मिट्टी, आपके तमिलनाडु में, दक्षिण में आपको लाल मिट्टी, पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या है ना, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी बच्चे एक ही चीज होती है। ठीक है, अगर ये जो है आपकी सतह के ऊपर रहती है, अगर लाल मिट्टी जो है अगर सूखी हुई है, उसमें ह्यूमिडिटी कम है, तो वो आपकी लाल लाल दिखेगी, और जैसे ही आप उसको खोदते चले जाएंगे तो गहराई में जाएंगे तो ह्यूमिडिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ही नमी आती है तो नमी के कारण जो है आपका वो फिर पीली दिखने लगती है। ठीक है, तो एक ही मिट्टी होती है, बस अगर नमी है तो वो पीली देखने को मिलेगी, अगर नमी नहीं है तो वो आपको लाल देखने को मिलेगी, इस तरीके से। तो रेड सॉइल का तमिलनाडु, ये भी आपका सही है। लेटराइट सॉइल जो है आपको बिहार में नहीं देखने को मिलेगी बच्चे। ठीक है, ये आपका गलत कर दिया है, लेटराइट सॉइल आपको बिहार में नहीं देखने को मिलेगी। तो भारत में मिट्टी का विभाजन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसा है, इसके बारे में आपका एक अलग से चैप्टर है ज्योग्राफी में, वो आपको बच्चे पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब शुरू किया था? भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पॉल है और बाल गंगाधर तिलक है। अगेन बच्चे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास है, बताइए बताइए बच्चे। लाठी क्लब, ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अब यह आपका एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का एक क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन भारत में बच्चे एक टाइम पीरियड ऐसा आया था जबकि भारत पर बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे, यूरोप से खास करके, ठीक है, यूरोप से जो है आपके आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं, अपना जो है रूल यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो बच्चे आपका वो टाइम पीरियड है जबकि आपका ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, उसके बाद में जो है आपका स्पेन, डच, है ना, ये सारी की सारी जो है आपके यहाँ पे आते हैं। फिर उसी क्रम में जो है अंग्रेज भी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है ना, वो आपका मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। लेकिन एंशियंट में, प्राचीन इतिहास में जो है आपका एक समय ऐसा आया था जब यहाँ पे ग्रीक का इन्वेजन होता है। ठीक है, इन्वेजन का मतलब होता है यहाँ पे आपका उनके द्वारा एक तरीके से घुसपैठ की गई, है ना, तो जो बाहर के आक्रमणकारी थी उन्होंने यहाँ पे जो है आपका आक्रमण किया। तो वो वाला फेज बच्चे आपका एक एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राजा का नाम याद रखना, राजा का नाम है बच्चे आपका हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस जो है आपका राजा का नाम है, और इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, यह है आपका इंडो ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, भारत पे जब ग्रीक इन्वेजन हुआ था,
ठीक है, भारत पे जब ग्रीक इन्वेजन हुआ था तो ये राजा थे जिन्होंने कि यहाँ पे आपका रूल किया था। सबसे पहले आपका डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम को क्यों जाना जाता है बच्चे, ये भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, इंडो ग्रीक शासन के संस्थापक के रूप में जाते हैं। फिर आता है आपका अपोलोडोटस, अपोलोडोटस भारतीय सीमाओं के भीतर शासन करने वाला पहला राजा था। फिर आता है आपका मिनांडर, इसे जो है आपका मिलिंद पनो भी कहा गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बच्चे बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जहां पर कि मिनांडर का उल्लेख मिलता है, मिलिंद का उल्लेख मिलता है, उनकी भाषा में तो उसे मिलांडर कहा है ना, हमने जो है उसे क्या बना दिया, मिलिंद बना दिया, ठीक है। तो मिनांडर के बारे में आता है, इसके जो है बच्चे सबसे प्रसिद्ध राजा रहे इस सीरीज में, ठीक है। बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ में इनका जो संवाद हुआ था उसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है ना। तो ये हो गया आपका मिनांडर। उसके बाद में आपका एंटीआल्किडस आता है, एंटीआल्किडस इन्होंने अपना राजदूत हेलियोडोरस शुंग राजा के दरबार में भेजा था। फिर आता है आपका हर्मियस, हर्मियस जो है बच्चे इस वंश के अंतिम प्रमुख राजा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चे कि हेलियोडोरस के द्वारा ही कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में विदिशा में, ठीक है, विदिशा में गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसे हेलियोडोरस को किसने भेजा था यहाँ, तो हेलियोडोरस को जो है आपका एंटीआल्किडस के द्वारा भेजा गया था, जो कि मध्य प्रदेश में विदिशा के राजा के यहाँ पे गया था, तभी जो है उस दौरान गरुड़ ध्वज की स्थापना वहां पे की गई थी, ठीक है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। इस पूरे क्रम में इन राजाओं में सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक तो आपका डेमेट्रियस है, क्योंकि वो संस्थापक है। पूछा जाता है कि भारत में इंडो ग्रीक वंश की स्थापना किसने करी थी, तो डेमेट्रियस ने करी थी, ठीक है। दूसरा आता है आपका मिलिंद, मिलिंद बच्चे, मिलिंद जो है एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके साथ में मिलिंद की जो है आपकी एक तरीके से वाद विवाद हो जाता है, और उस वाद विवाद में लास्ट में जो है नागसेन जीत जाते हैं। नागसेन मिलिंद को धर्म कन्वर्ट करने के लिए मना पाते हैं, है ना, कि बौद्ध धर्म अपना लीजिए, बौद्ध धर्म के बारे में जो है उपदेश देते हैं, और फिर मिलिंद जो है आपका वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो इसलिए जो है आपका मिलिंद की कहानी आप लोगों ने वैसे भी सुनी होगी, तो काफी फेमस बच्चे इस वंश का राजा रहा। अगला है आपका जैन कल्प सूत्र, किसके द्वारा लिखा गया है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, यानी कि प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत जब हम पढ़ेंगे तो जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में विशेषकर हमें पढ़ना है, ठीक है। और वहीं से जो है बच्चे आपका जैन कल्पसूत्र की किताब एक बुक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, एक बहुत ही फेमस जो है आपके जैन संत हुए, ठीक है, नाम है भद्रबाहु, भद्रबाहु। आप लोगों ने देखा होगा जैन जो मुनि होते हैं ना, वो बच्चे दो तरीके के होते हैं। एक तो जैन मुनि होते हैं जो कि सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जैन मुनि होते हैं जो श्वेतांबर जिनको कहा जाता है, सफेद कपड़े पहनते हैं। एक होता है दिगंबर जो कुछ नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके के आपने जैन मुनि देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें से बच्चे भद्रबाहु जो थे ना, भद्रबाहु ये जो है आपके, इन्होंने दिगंबर जो सेक्ट है उसको जो है इन्होंने प्रमोट किया था, है ना, दिगंबर जो सेक्ट बनता है वो इनके द्वारा बनाया गया था। तो इन्होंने जो है जैन कल्पसूत्र ये किताब लिखी थी, और इसमें बेसिकली क्या लिखा गया बच्चे, जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, एक तरीके से महावीर स्वामी की कहानी जो है, महावीर स्वामी की जो जीवन कथा है वो इसके अंदर आपको मिलेगी, ठीक है, महावीर की जीवन कथा। वैसे तो जैन धर्म में जो है आपके 24 तीर्थंकर हुए, क्या हुए, तीर्थंकर। तो उन तीर्थंकरों में से जो है आपका सभी के बारे में इस किताब में देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर जो है आपका ये महावीर स्वामी के बारे में आपको देखने को मिलेगी बच्चे। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। अब ये जो माजुली नदी है, माजुली नदी द्वीप है, ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा द्वीप है जो कि नदी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो द्वीप इंग्लिश में कहते हैं हम आइलैंड, आइलैंड का मतलब क्या है, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ जो है आपका पानी हो, ठीक है, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी चारों तरफ पानी हो, उसे आइलैंड कह दिया जाता है। और अगर ये पानी नदी का हो तो इसे हम नदीय द्वीप कहेंगे, रिवर आइलैंड कहेंगे, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है माजुली, वो है बच्चे आपका असम में, ठीक है। और इसे कौन सी नदी बनाती है, इसे बनाती है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये है रिवर, ये है आपका ड्रेनेज सिस्टम से, है ना। भारत में जो नदी प्रवाह तंत्र है उसमें आपके 3 प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र है, एक आपका सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र है, एक आपका ब्रह्मपुत्र का जो आपका प्रवाह तंत्र है, और एक आपका गंगा नदी का प्रवाह तंत्र, ठीक है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट बचे आपके रिवर सिस्टम है, इन तीनों को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, फिर जाती है आपकी असम में, कहाँ पे जाती है, असम में जाती है, ठीक है। तो बेसिक सा भारत में सिर्फ 2 ही स्टेट है जिन पे ये टच करती है, अरुणाचल और आपका असम, और असम में ही जो है आपका ये माजुली द्वीप बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। बहुत बेसिक सा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है, बताओ। अभी रिसेंटली करंट अफेयर में मैं आपको बताती हूँ, रसिया के प्रेसिडेंट जो है आपके भारत आए थे,
ठीक है। व्लादिमीर पुतिन नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, रसिया के प्रेसिडेंट है, भारत आए थे, तो काफी सारे एग्रीमेंट पे हमने जो है हामी भरी है। आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है रसिया के बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो वहीं से थोड़ा सा कनेक्ट करके ये बताओ मुझे कि साइन किसने करे होंगे, किस पे इतनी पावर होती है, बताओ भाई, किसके नाम पे साइन किए जाते हैं, बताइए। अगर हम किसी बाहरी देश के साथ में साइन कर रहे हैं, किसी संधि पे, किसी समझौते को हस्ताक्षरित कर रहे हैं, तो किसके नाम पे किए जाते हैं, प्रधानमंत्री। बिल्कुल गलत। आप लोगों को व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी जी की फोटो याद आ रही होगी। मोदी जी तो बच्चे फोटो में होते हैं, पावर में होते हैं, एक्चुअल में कागज में होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं बच्चे, प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। कर्ता कौन है, पीएम। कर्ता का कौन है, पीएम, और नाम किसका आता है, राष्ट्रपति का, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति का, सिर्फ राष्ट्रपति को हमारे देश में जो पावर दी गई है ना बच्चे, वो सिर्फ कागजों में पावर है। एक्चुअल में आप सभी को पता है कि एग्रीमेंट के पीछे क्या होना है, किस चीज में एग्रीमेंट होना है, दोनों के बीच में जब बातें हुई होगी तो राष्ट्रपति ने बात नहीं करी होगी इतनी, है ना, कि संधियों के बारे में, लेन देन के बारे में, कॉपरेशन के बारे में, वो जो बात करी होगी सारी की सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी होगी, ना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। लेकिन जब साइन करने की बारी आई, जब संधि पे हस्ताक्षर करने होते हैं, तब जो है आपका राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आप समझिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ठीक है। ये बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि हमारे संविधान में कितने ऐसे निकाय हैं, कितने ऐसे बॉडीज हैं जिनके बारे में बात कही गई है, जिनके बारे में कोई ना कोई आर्टिकल है। तो एक है आपका चुनाव आयोग, कौन सा आर्टिकल है, चुनाव आयोग, ये है आपका 324, आर्टिकल 324, ठीक है। 324 में आपका चुनाव आयोग आता है, याद रखना बच्चे। उसके अलावा चुनाव आयोग तो बेसिकली क्या है, इट इज अ बॉडी, है ना, ये एक निकाय है। इस निकाय के अंदर जो है कुछ मेंबर होते हैं, और उन मेंबर के हेड को कहा जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है बच्चे, वो है ज्ञानेश कुमार। इनका यहाँ नाम याद रखना, करंट से रिलेटेड है, ज्ञानेश कुमार को नाम याद रखना, वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे एक और चीज याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार के बारे में, ज्ञानेश कुमार से पहले जितने भी आपके जो प्रेसिडेंट होते थे निर्वाचन आयोग के, चुनाव आयोग के ना, उनको जो है अपॉइंट किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नए कानून के तहत, ठीक है, कानून का नाम है आपका चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023, ठीक है। ये एक नया कानून आया बच्चे 2023 का। इस कानून के तहत नियुक्त होने वाले भारत के पहले EIC, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपके बने हैं, वो है ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में भी यही है, अभी इनका टाइम पीरियड अभी आगे तक चलेगा, ठीक है। तो करंट भी आपका हो गया कि वर्तमान में हमारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, और ये पहले ऐसे निर्वाचन आयुक्त हैं जिनको कि इस कानून के जरिए चुना गया है, ठीक है। और दूसरा निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल कौन सा है, 324 है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैत उल उलूम की स्थापना करी थी, अब बताओ बच्चे। बैत उल उलूम, अगेन मुगल डायनेस्टी, जहां आरा, जैन उन्निसा, गौहर आरा, नूरजहां, बताइए। यह सारी की सारी बेगम है, जितने भी हमारे मुगल एम्परर हुए, ठीक है, उनमें उनकी बेगमें हैं, उनकी बेटियां हैं। तो बताओ बच्चे, एक है आपका बैत उल उलूम, ठीक है, एक साहित्यिक केंद्र, समझते हैं ना, एक ऐसा सेंटर जहां पर लिटरेचर की बात होती है, जहां पर लिटरेचर रचा जाता है, पढ़ा जाता है, ऐसा केंद्र, ऐसा सेंटर। तो इस सेंटर का नाम था बैत उल उलूम, और इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा, जैब-उन-निसा, ठीक है। जैब-उन-निसा बच्चे कौन थी, औरंगजेब की बेटी थी, ठीक है, औरंगजेब की बेटी थी, उन्होंने जो है आपको बनाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है आपके प्रोविजन से, दूसरा आपके सोर्सेस है, ठीक है। देखो, जब हमारा संविधान बना तो संविधान निर्माता जो बच्चे हमारे थे, संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, उन्होंने काम किया। उन्होंने संविधान बनाने में दूसरों देशों की
अपने संविधान को बनाने से पहले दूसरे देशों के संविधान को स्टडी करा, ठीक है। दूसरे देश के संविधान में उनको जो जो अच्छी बातें लगी उन्होंने जो वो ले लिया और उसी से जो है आपका जोड़ जोड़ करके कुछ अपने जो है आपके प्रोविजन लगाए, कुछ दूसरे देशों के प्रोविजन लगाए। इस तरीके से जो है आपका हमारा संविधान बना है। इसीलिए तो बच्चे भारतीय संविधान को किसी एक ब्रिटिश राइटर ने जो है आपका उधार का थैला कहा है ना। तो उधार का थैला इसीलिए कहा जाता है कि हमने जो है दूसरे देशों से बहुत सारी चीजें ली हुई है, ठीक है। लेकिन वो गलत बात नहीं है। अगर दूसरे देश की कोई चीज अच्छी है तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपको याद रखना है कि बहुत सारी चीजें हमने दूसरे देश से ली हैं, तो उसी को जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से मैच करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आपके आयरलैंड से, इमरजेंसी प्रोविजन आपको जर्मनी से, फाइनेंस कमीशन आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, और आपका है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि ब्रिटेन से लिया है। बताओ इनमें से कौन सा है जो कि गलत है, जो कि गलत है। देखो बच्चे, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए हैं, बहुत सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो आपातकाल के प्रबंध होते हैं, वो बंद होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, वो हमने जर्मनी से लिए हैं, ये भी आपका सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था ये हमने ब्रिटेन से ली है, ये भी आपका सही है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये जो आपका वित्त आयोग है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। नहीं बच्चे, ये हमने यहाँ से नहीं लिया है, ठीक है। जो आपका 1935 का 1935 का जो आपका अधिनियम था ना, वहां से जो है आपका फाइनेंस कमीशन के एक तरीके से उसका प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। बाकी तीन आपके सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। एक तरफ आपके वाटरफॉल है, दूसरी तरफ आपके रिवर है। शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी नदी पे है, जोग वाटरफॉल श्रावती नदी पे है, वतापारी वाटरफॉल आपका चंद्रप्रभा नदी पे है, धुआंधार वाटरफॉल ये आपका नर्मदा नदी पे है। बताइए कौन सा वाला है जो कि आपका गलत है। देखो बच्चे, इनमें से जो बहुत ही फेमस है, एक है आपका धुआंधार, बहुत ही खूबसूरत है। मध्य प्रदेश घूमने जो लोग जाते हैं इसे देख के बिना वापस नहीं लौटते हैं, ठीक है। धुआंधार जो है आपका नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है आपका वाटरफॉल है, ठीक है। दूसरा है आपका जोग वाटरफॉल, जोग रसप्पा भी इसे कहते हैं। महात्मा गांधी झरना भी इसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। इसकी एक खासियत है कि ये जो भारत में ऊंचाई पे स्थित वाटरफॉल है ना, उनमें से एक है आपका, ठीक है। तो श्रावती नदी पे है, श्रावती नदी जो है आपकी कर्नाटका में है, इसकी अपनी खासियत है, ठीक है। ये जाती है अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में जो है नदी जाकर के गिरती है। आपके शिव समुद्रम वाटरफॉल है, शिव समुद्रम वाटरफॉल है, शिव समुद्रम यहाँ पे जल विद्युत परियोजना भी इसी नाम से। कावेरी नदी भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण भारत में अधिकतर नदियां जो है बूढ़ी हो चुकी हैं, वृद्ध हो चुकी है, इनमें पानी हमेशा नहीं रहता है, ठीक है। कुछ ही महीने जो है साल की इनमें पानी रहता है, अधिकतर महीने सूखी रहती हैं। लेकिन कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें कि साल भर पानी रहता है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। एक आता है दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लेंथ बहुत ज्यादा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इसीलिए उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोग भी आपका सही है, शिव समुद्र वाटरफॉल ये भी आपका सही है। वातापारी बच्चे आपका वातापारी ये गलत है, ये आपका चंद्र प्रभा पे नहीं है, ठीक है, ये आपका चंद्र प्रभा पे नहीं बना हुआ है वातापारी वाटरफॉल। अब देखिए, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा और कैसे करना है इसे, ठीक है, किस तरीके से पूछा जाएगा और कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इन्हें रिगोर के नाम से जाना जाता है। ये आयरन, चूना, कैल्शियम और पोटास से भरपूर होती है, और इसमें से बताना है कि कौन सा वाला सही है। बताओ काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में कौन सी वाली बात सही है बच्चे? काली मिट्टी के बारे में कौन सी वाली बात सही है? कौन सा कथन सही है काली मिट्टी के बारे में? इन्हें रेगोर के नाम से जाना जाता है। दीज आर नॉन एज रेगोर, है ना। काली मिट्टी को हम कभी कभी जो है रेगोर मिट्टी भी कह देते हैं, ठीक है, इसे रेगोर सॉइल भी कहा जाता है, और इसके पीछे यही रीजन है इसके क्योंकि इस रेगोर वाली बच्चे जो आपकी मिट्टी होती है ना, इसमें होती है कपास की खेती होती है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला वाला आपका सही है कि रेगुर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा भी आपका सही है कि इसमें आयरन होता है, इसमें चूना होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें पोटाश होता है, ठीक है। तो दोनों ही बातें जो है आपकी काली मिट्टी से रिलेटेड सही है। कौन कौन से स्टेट में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है गुजरात वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो आपका दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार, वहां पे जो है आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? फंडामेंटल राइट। पॉलिटी पढ़ेंगे
तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, है ना। तो इसमें से बच्चे आपका एक फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, और 21 के ए में बाद में जो है हमने जोड़ा है शिक्षा का अधिकार, है ना, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक 21 है और एक आपका 21 का ए है। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, आचार्य नरेंद्र देव, जी.वी.के. राव, बी.आर. मेहता और आपके एल.एम. सिंघवी। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, आप लोग अपने गांव में रहते हैं या फिर किसी नगर में रहते होंगे, तो गांव में रहते होंगे तो ग्राम पंचायत के बारे में सुना होगा, या फिर वोट कभी ना कभी प्रधानी के लिए किया होगा, ठीक है। दूसरा जो है, अगर आप नगर में रहते हैं तो नगर पंचायत के बारे में आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है। तो दोनों ही चीजें बच्चे आपकी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसे भारत में इम्प्लीमेंट करने का जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो जाता है आपका बी.आर. मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता बच्चे नाम है, और बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है आपका ये सारा का सारा काम किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं, वैसे बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना, और पढ़ने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, तो जरूर से इसे पढ़िएगा, ठीक है, जरूर पढ़िएगा बच्चे। आपका बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 में बनाई गई थी, ठीक है। और ये जो है पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख करने के लिए, है ना, इस तरीके से इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा उसके लिए जो है बनी गई पहली समिति थी। तो गठन का कारण क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सीडीपी की विफलता के कारणों पर रिपोर्ट देना। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि सीडीपी की विफलता का कारण स्थानीय पहल और रुचि की कमी थी। लोगों की भागीदारी के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था समृद्ध नहीं हो सकती। समिति की सिफारिशें क्या थी कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको 3 स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, स्तरीय शोषण की 3 स्तरीय संरचना होनी चाहिए, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो आज की डेट में जो है हम इन 3 ही स्तरों पर जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके 3 टियर है, 3 लेवल है, ठीक है, जहां पर की पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। अगला बच्चे, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक और समर्थक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो, जब राष्ट्रपति पद के लिए आप अगर नामांकन भरते हैं, ठीक है, आपको जो है राष्ट्रपति बनना है, तो आपको जो है नॉमिनेशन फाइल करना होगा। तो नॉमिनेशन में जो है कुछ एमपीज के साइन चाहिए होते हैं, तो वही पूछा है कि कितने एमपीज के साइन चाहिए होते हैं नॉमिनेशन के लिए, नहीं तो फिर आप नामांकन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं जैसे बाकी इलेक्शन में होता है ना बच्चे, कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, वैसे राष्ट्रपति में नहीं होता है। राष्ट्रपति के लिए आपको क्या चाहिए होता है, राष्ट्रपति के लिए 50 एमपी तो ऐसे चाहिए आपके जो कि प्रस्तावक के रूप में साइन कर दे, और 50 ऐसे एमपी चाहिए जो कि समर्थक के रूप में साइन कर दे। तो टोटल 100 व्यक्तियों के समर्थन आपके पास में होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। चुनाव कब लड़ेंगे, जब नॉमिनेशन फाइल होगा, जब नामांकन पत्र भरेंगे, और नामांकन पत्र कब भरेंगे, जब कम से कम 100 लोगों का समर्थन आपके साथ में होगा, ठीक है। बाकी इलेक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है ना बच्चे, आप देखिए प्रधानी में ऐसा नहीं होता है, बाकी जो है आपका प्रधानी में ऐसा नहीं होता है, और कौन से इलेक्शन जितने भी होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के लिए जो है आपका कम से कम 100 लोगों का समर्थन चाहिए होता है, तभी जाकर के नॉमिनेशन फाइल हो पाता है, ठीक है। अगला बच्चे, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि स्थित है कहाँ पर। अब देखो, अभी तक के क्वेश्चन पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि यूपी बेस्ड हो, यूपी को फोकस करके हमसे पूछा गया हो, पहला ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चे पूछा हुआ है कि यूपी में ये जो आपका चंद्रप्रभा है ना, ये जो आपका यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, कौन से जनपद में है। तो आपको याद रखना है ये है आपका जनपद चंदौली, ठीक है। तो यूपी का जीके कितना पढ़ना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ेगा, बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी मैं आपको फ्री में ही करवा दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीजें पढ़नी है यूपी के बारे में, एक तो इसका परिचय बेसिक, किसी भी स्टेट का जैसे आपको बताया जाएगा कि अपना नाम बताओ, अपना परिचय दो। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, नाम क्या है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, है ना, यानी कि हिस्ट्री, आपकी लोकेशन, रहते कहाँ पे है, एजुकेशन क्या है, इस तरीके से। तो वही परिचय जो है आपका, हमें यूपी के बारे में भी जानना है।
यूपी स्टेट कब बना था, हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है, आज की जो पॉलिटिकल इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कितने यहाँ पे जिले हैं, वर्तमान में जो है कौन संभाल रहा है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन सा, इस तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपका यूपी के बारे में। भौगोलिक संरचना कैसी है, भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारे देश के हिसाब से जो है इस स्टेट की अपनी स्थिति क्या है, देश के पॉलिटिक्स में, देश के भूगोल में, देश के राजनीति में क्या स्थिति जो है यूपी रखता है, इस तरीके से जो है हमें क्या करना है, यूपी के परिचय को पढ़ना है ना, उत्तर प्रदेश के परिचय को देखना है। और दूसरा जो है यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी स्टेट में क्या हो सकती हैं याद रखने के लिए, वहाँ पे कितने जो है आपके नेशनल पार्क हैं, वहाँ पे कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ठीक है, वहाँ पे कितने फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ताजमहल, ठीक है, तो इस तरीके से ताजमहल है कौन से जिले पे है, ठीक है, इस तरीके से। तो यूपी बेस जीके भी हमको थोड़ा देखना है, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन हमें देखना है यूपी का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आपको यहाँ पे वेटेज नहीं मिलेगी ऐसे क्वेश्चंस की जो कि यूपी बेस हो, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। और जब भी मैं आपको नेशनल पार्क बताऊंगी या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य बताऊंगी तो वैसी बात है कि जनपद के साथ ही बताया जाएगा, जिला भी बताया जाएगा, नहीं तो यूपी तो पता ही हमको कि यूपी में है, लेकिन यूपी में कौन से जिले में है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि है आपका यूपी में है, ठीक है, चंदौली। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति देता है, राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड जो है आपका एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है बच्चे आपका 72। आपको पता है कि किसी व्यक्ति को अगर मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी है, ठीक है, तो वो व्यक्ति उसके बावजूद दोबारा से याचिका कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, कि मुझे जो है गलत सजा हो गई है। और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हाँ गलत हुआ होगा कुछ तो, ठीक है, तो वो चेक करने के लिए उसके पास में क्या है, पावर है। और ये पावर उसे कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 72। और इतनी पावर होती है कि सजा को जो है टाल भी सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, फांसी हो रही है, तो उसको टालने का भी अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास में है, अगर उसे लगता है कि इसको गलत सजा हो गई है। या फिर कई बार जो है आपको वो सजा में कन्वर्ट कर देता है ना, कन्वर्जन हो जाता है कि अगर मौत की सजा है तो उसको जो है आपको उम्र कैद में कर दिया, ठीक है, उम्र कैद है बहुत लंबी जो है सालों की है तो उसको थोड़ा सा साल घटा दिए, इस तरीके से तो चेंज किया जा सकता है। ये सारी की सारी जो पावर है बच्चे वो राष्ट्रपति के ही पास में है। तो आज के सेशन का ये जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो इस तरीके के सेशन आपको मिलते रहेंगे। अभी जो है आपको पता है कि 2022 में जो है अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग स्ट्रीम के लिए जो आपके एग्जाम हुए थे, ठीक है, तो काफी सारे जो है आपके क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको करवाती रहूंगी, ठीक है, आपको एक आइडिया मिलते रहेगा किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज का सेशन यही पकड़ते हैं। कोई भी यूपीपीएससी लेक्चर के लिए किसी प्रकार की जीके में आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जो है ये बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए, ठीक है। कोई भी बात है, कोई भी जो है आपका डाउट है तो यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे जो है गाइडेंस के साथ में तैयारी करनी है, तो यूपीपीएससी लेक्चरर का जो है आपको कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्स यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कुछ जो है आपका बच्चे तैयार है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हिंदी भी है, आपका पेपर 1 में आपका हिंदी है ना, तो हिंदी भी आपको दिया जाएगा, पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस भी आपका दिया जाएगा, ठीक है। और लगभग सिलेबस खत्म है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें चीजों को जो है आपका जैसे करंट अफेयर है उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसको जो है हमें पढ़ना है। तो बिल्कुल कंप्लीट कोर्स बच्चे आपको यहाँ पे मिलेगा, आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी क्वेरी, क्योंकि खास करके 25 नंबर के लिए एक तो हमें जीके पढ़ना है, और पढ़ना भी ऐसा है कि 75 मार्क्स जो है हमें लाने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है, तो छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को जो है आपका नेगेटिव करने की गलती नहीं कर सकते हैं, गलत करने की गलती नहीं कर सकते हैं। तो इस सिनारियो में बहुत अच्छी स्मार्ट स्टडी होना बच्चे बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। तो कैसे जो है सिलेबस को अप्रोच करना है, किन चीजों को आपको पढ़ना है, कैसे कैसे चीजों को जो है आपको ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों को छोड़ देना है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको गाइड किया जाएगा। तो आप कोर्स में जो है आप इनरोल कर सकते हैं खुद को, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें हैं। टेक्निकल में ऑब्वियस सी बात है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और नॉन टेक्निकल में आपका हिंदी प्लस आपका जनरल अवेयरनेस, है ना, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो आप लोग जो है इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पढ़नी है, थोड़ा सा सेफ लेकर के चलना है, जैसे यूपी के बारे में ना, तो वो चीजें मैं आपको बच्चे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री सेशन के माध्यम से करवाती रहूंगी। आप लोग जुड़े रहिएगा मेकेडीजी मैकेनिकल से भी, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में
अगर आप लोगों ने पहले तो नहीं देखा है तो उसको देख लें, ठीक है। वहां पे मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं कि इस तरीके से जो है करंट अफेयर आपका पूछा जाता है। आज के सेशन में स्टैटिक के क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो हम देखेंगे। 2022 में जो है काफी शिफ्ट में जो है आपके एग्जाम हुए हैं तो काफी क्वेश्चन है बचे इसके, ठीक है। तो आप लोगों को इसके तरीके से ही यही चीज देख करके आपके जो पीवाईक्यू है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कितना डीप में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका एंशिएंट इंडिया से है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ना है आपको, ठीक है। देखो बच्चे, प्राचीन भारत के इतिहास में जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कहा था, बुद्धिज्म जैनिज्म तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपके जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इस टाइम पे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने कि भारत पे इस समय आक्रमण किया था, उनको एक हमें देखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है बच्चे आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको दूंगी, ठीक है। आपका ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाएंगी जो कि आपको पढ़नी है। उन्हीं में से एक चीज देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है आपका, एक तरफ आपके वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके ब्राह्मण दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो वेद थे उनकी संख्या सिर्फ 4 है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तो सिर्फ 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कठिन थे, समझ में नहीं आने वाले थे आम लोगों के, ठीक है। तो आम लोगों को समझाने के लिए इन्हीं वेदों को सरल करके जो है आपका ब्राह्मणों की रचना की गई। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है कि ये ब्राह्मण जो है कौन से किसका ब्राह्मण है, ठीक है। ऋग्वेद बच्चे सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, याद रखिएगा, सबसे पहले इसी की रचना हुई थी, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है आपका कौशिक की, ठीक है। कौशिक की ब्राह्मण बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, एक एक नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आपको पूछा जाएगा कि गौपद ब्राह्मण किसका है, तो गौपद ब्राह्मण जो है आपका अथर्ववेद का है, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण है आपका शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का है आपका पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये हो गए बच्चे आपके, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। कौशिक की ब्राह्मण आपका ऋग्वेद का है, आपका शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, पंचविश ब्राह्मण आपका सामवेद का है और गौपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद का है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है, ठीक है। कौन सा पार्ट ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जिसमें कि संघ यानी कि केंद्र, ठीक है, और राज्य यानी कि स्टेट, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन जो है आपका बताया गया है। तो यह है आपका भाग 11, आपको याद रखना है। भारत के संविधान का परामर्शदाता कौन था, एडवाइजर कौन था, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके एडवाइजर के रूप में मिस्टर BN राव को चुना गया था। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति, मसौदा समिति, उसके हेड थे आपके BR अम्बेडकर, ठीक है। इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कि क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन नहीं था, तो यहाँ पे 3 नाम है, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, ठीक है। ये तीनों का संबंध बच्चे आपका काकोरी ट्रेन कांड से है, ठीक है। जबकि खुदीराम बोस जो है इनको तो बहुत पहले फांसी चढ़ा दी गई थी, ठीक है। और ये हमारे क्रांतिकारियों में से ऐसे क्रांतिकारी माने जाते हैं जो कि सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे, ठीक है। तो खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी माना जाता है। बाकी काकोरी ट्रेन कांड की अगर हम बात करें तो इसके पीछे एक गुट था, एक संघ था। कौन सा संघ था बच्चे, इसे कहते हैं HRA, ठीक है। HRA था, HRA जो है आपका ये 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम है, ठीक है। और इसके जो मेन लीडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को वो इसी दौरान बच्चे पकड़े गए थे, काकोरी ट्रेन कांड के उसमें षड्यंत्र में पकड़े गए थे और फिर इनको इसी के लिए फांसी भी होती है, ठीक है। तो 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके रिवोल्यूशनरीज है और बाकी जो है आपके टोटल यहाँ पे 10 लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे इस घटना में, ठीक है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके कई इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो रामप्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, आपके रोशन सिंह, ठीक है, आपके जो है मुकुंद लाल और बनवारी लाल, है ना, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज थे जो कि इससे रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद बचे HRA को जो है बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कर लिया गया था ना, इसमें आपका S जोड़ दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। तो HRA जो है आपका रामप्रसाद बिस्मिल का है और HSRA ये जो है आपका भगत सिंह का है। बाद में इसी का नाम जो है बदल करके भगत सिंह ने HSRA कर दिया था।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। ठीक है, 2015 के जो है आपके इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। किस चोल शासक के शासनकाल में पहला व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चाइना भेजा गया था? तो चोल वंश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके राजा हुए, इनको राजराज ग्रेट भी कहा जाता है, इनको राजराज प्रथम भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जो है आपका चाइना पहला चोल व्यापार प्रतिनिधि भेजा गया था। ठीक है, तो राजराज प्रथम या फिर आपका राजराजा महान। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। और उस समय जब ये आपका चोल वंश के द्वारा वहां पे प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, तो कोई ना कोई डायनेस्टी वहां पे भी रही होगी। तो चाइना में उस समय जो है सोंग राजवंश, ठीक है, सोंग राजवंश के शासकों के साथ में व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये भेजा था, याद रखिएगा। अगला है बच्चे, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में किस तिथि को पारित किया गया था? ये जो आपका बिल है, अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, इसे जो है CAB और फिर CAA नाम दिया गया। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा इस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, बहुत सारे बच्चे लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, और ये जो है आपका दिल्ली और खास करके जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां पे इसका अच्छा खासा विरोध हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपका उस समय करंट में भी था और आज की डेट में आपका स्टैटिक भी हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बच्चे 11 दिसंबर 2019 को इसे पारित किया गया था, यानी कि ये पास किया गया था। और जब बच्चे आपका कोई कानून बनता है ना, तो पहले वो बिल होता है, पहले वो आपका क्या होता है, विधेयक होता है, बिल होता है। जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है, तब वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो CAB, जब तक ये बिल था तो CAB था, और कानून बनने के बाद में ये आपका CAA हो गया। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2019 का। तो ये जो है आपका जब पास हुआ था तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे जो हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कौन कौन से, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ से जो माइनॉरिटीज हैं उनको भारत की नागरिकता देने की बात की गई थी। माइनॉरिटीज का मतलब क्या है, जो इन देशों में माइनॉरिटीज है, जैसे कि आपका हिंदू हो गए, जैसे कि आपका बुद्ध हो गए, है ना, बौद्ध हो गए, आपके जो है जैन हो गए। तो ये जो माइनॉरिटीज है इन देशों में, उनको जो है भारत की नागरिकता देने के लिए जो है आपका CAA हुआ था। इसमें मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका CAA आपको याद रखना है, 2019 का बिल है, 2019 का कानून है, अब तो कानून हो गया है ना, और अभी आपका लागू भी हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ललितपुर, लाख बहोसी अभ्यारण्य, आपका कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बलरामपुर, कैमूर अभ्यारण्य, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन आ गया है आपका यूपी रिलेटेड। ठीक है, वैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन ऐसे नहीं मिले हैं जो कि यूपी स्पेसिफिक हो, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो, लेकिन ये आपके मैं काफी क्वेश्चन पेपर से जो है आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन जो है आपका दिखा था जो कि इसी तरीके से था कि यूपी में ये वाला जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, वो जो है आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक परिचय के रूप में हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चे, ताकि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो हम उन्हें करने में कैपेबल रहे। ठीक है, यूपी को बहुत डीप में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन वहां से जो है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे यूपी का क्वेश्चन पेपर है ना, तो यूपी के बारे में पूछा जाना स्वाभाविक है। ठीक है, तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका ये बलरामपुर में है, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे बच्चे आपके सही हैं। महावीर स्वामी ये आपका ललितपुर, आपका लाख बहोसी ये आपका ये कन्नौज में है, और कैमूर जो है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है। भारत में मजदूर आंदोलनों को संग्रहित करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए, इनमें से कौन से ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया लेबर मूवमेंट को? ठीक है, ऑर्गेनाइज किया लेबर मूवमेंट को, किसे जो है इस चीज का श्रेय जाता है? तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारी पर्सनैलिटी आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, बहुत सारी जो है आपकी पर्सनैलिटी है। इनमें से एक नाम है आपका नारायण मेघजी लोखंडे। नारायण मेघजी लोखंडे, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, भारत में मजदूर आंदोलनों को संग्रहित करने का मतलब कि एक ही साथ जो है आपका कलेक्ट करने का, जोड़ने का जो है आपका श्रेय जाता है इनको। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? इसे कहते हैं बच्चे NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बच्चे आज भी आपकी संस्था है, और इसमें आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि NDC के हेड कौन होते हैं? तो NDC के हेड जो है ऑटोमेटिकली देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, NDC के हेड ऑटोमेटिकली देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में पूछा जाएगा तो कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। 1952 में जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला है, साहित्य के संरक्षक जहांगीर में किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया गया था? देखो बच्चे, जहांगीर, अब ये क्वेश्चन आया आपका मुगलों से।
ठीक है, जहांगीर जो है अकबर का बेटा था। किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। और जहांगीर को जो है आपका बहुत सारी आर्ट को कंजर्व करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, चित्रकारी का शौक रखता था, चित्रकारों को संग्रह इसने जो है आपका श्रेय दिया। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे साहित्य के संरक्षक के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसके द्वारा जो है एक उपाधि दी गई थी, उपाधि है आपकी पंडित राज। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति को इसके द्वारा पंडित राज की जो है उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चे, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपके खनिज है, दूसरी तरफ आपके खान है, और ये है आपका भारत के मिनरल्स। जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के बारे में एक चैप्टर आता है जिसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। ठीक है, इंडिया जो है नेचुरली इन सारी चीजों में कितना रिच है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे आपका है तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, है ना। इनको आपको क्या करना है? मैच करना है। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जिसको शायद सभी लोग जो जानते होंगे, वो है बच्चे आपकी बेला डिलाई की खाने। ठीक है, लौह अयस्क जो है आपका, ये बेला डिलाई की खाने के लिए, खानों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बेला डिलाई की खाने, है ना, ये हो गए आपके बेला डिलाई की खाने, आयरन ओर के लिए जानी जाती है। और कहाँ पे है वर्तमान में? ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर आता है बच्चे आपका तांबा। तांबा जो है आपका तलोजा, तांबा के लिए जो है आपका तलोजा का जाना जाता है। ठीक है, लोहा इसका आपका बेलाडिला हो गया। मैग्नीज, मैग्नीज के लिए जो है आपका किसे जाना जाता है? बालाघाट को जाना जाता है। और अभ्रक के लिए जो है आपका नेलोर को जाना जाता है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में, उनके जो रिजर्व है उनके नाम आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप इंडिया के मिनरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला बच्चे, एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हुई है और दूसरी तरफ आपका लोकेशन है। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया है ना। इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा वाला आपका कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लाख बहोसी आपका सेंचुरी ये कन्नौज में है। ठीक है, ये किशनपुर वाला आपका गलत है, बलरामपुर में नहीं है। बाकी तीनों की तीनों आपके सही है ना, क्योंकि ये आपका। अगला है, राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो क्षमादान देने का अधिकार जो है आर्टिकल 72 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन से साल में हुआ था? ये आपका 1952 में, 1952 में। ये बच्चे कुछ क्वेश्चन आपके इसलिए रिपीट हो रहे हैं, ये आपके क्योंकि क्वेश्चन पेपर, 1 सेकेंड, देखो 1952 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, NDC। अच्छा, विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें बच्चे आपके 15। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टोटल इसमें जो है आपके 15 मेंबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, एक आइलैंड नहीं है? रूटलैंड है, आपका नारकुंडम है, आपका बुम्पोको है, और आपका अमीनी द्वीपी है। ठीक है, तो अमीनी द्वीपी बच्चे आपका ये जो द्वीप है ना, ये लक्षद्वीप का समूह है। ठीक है, ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। बाकी तीनों जो है अंडमान निकोबार में आते हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ यहाँ पे लिस्ट दे रही हूँ जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड है किसके, ये सारे के सारे जो है आपके अंडमान निकोबार के अंडर में आते हैं। ठीक है, आपका साउथ अंडमान हो गया, आपका स्वराज द्वीप हो गया, ठीक है, शहीदी द्वीप हो गया, आपका बेरेन आइलैंड हो गया, ग्रेट निकोबार है, बर्तांग आइलैंड है, नॉर्थ सेंटाइनल आइलैंड है, आपका रॉस एंड स्मिथ आइलैंड है। तो सारे के सारे जो आइलैंड है ये हैं आपके किसके? अंडमान निकोबार के, जो कि फेमस है किसी न किसी वजह से। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताऊं तो जो बर्तांग आइलैंड है और जो आपका बेरेन आइलैंड है ना, ये जो है बच्चे आपका ज्योग्राफिकल या नेचर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए बेरेन आइलैंड, तो यहाँ पे भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, दूसरा है आपका बर्तांग, तो बर्तांग में जो है आपका मड वॉल्केनो है। ठीक है, कीचड़ ज्वालामुखी जो है आपका भारत का है, जो अभी रिसेंटली जो है जिसमें विस्फोट भी हुआ था। ठीक है, तो बर्तांग भी आपका फेमस है, आपका जो है बेरेन आइलैंड फेमस है। ठीक है, तो बाकी ये सारे के सारे अंडमान निकोबार में ही आते हैं। बस जो अमीन द्वीपी द्वीप है ये आपका आता है बच्चे लक्षद्वीप में। ठीक है, अच्छा, जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। ठीक है, ये हमें याद हो गया है, जगन्नाथ को सम्मानित किया था। परामर्शदाता किसको चुना गया था एडवाइजर के रूप में? आपका BN राव को जो है आपका चुना गया था। ठीक है, ये है आपके एडवाइजर। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया था?
अब जब लॉकडाउन का जो पीरियड आया था बच्चे वो सभी को याद होगा, है ना, लेकिन महामारी घोषित होने में थोड़ा सा समय लग गया था। तो 11 मार्च 2020 को, ये आपको याद रखना है, 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक का भी और साथ में आपका करंट का भी ना, क्योंकि 2022 में जो है बच्चे आपका पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, लेकिन उस साल के उस दौरान जो है आपका कोविड बहुत ही बड़ी घटना थी, है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ रहे थे एग्जाम में, है ना। तो काफी, क्योंकि लंबा समय हो गया था कि जो जिस टाइम पीरियड में कोई एग्जाम नहीं हुआ, कोई चीज जो है आपकी नहीं हुई, तो वो जो सारी की सारी चीजें हैं, घटनाएं हैं कोविड से रिलेटेड, वो बाद के एग्जाम में जो है पूछे गए थे, ठीक है। तो 2022 में आपका पेपर हुआ था, तो 2020 का जो आपका कोविड से रिलेटेड चीजें थी वो एग्जाम में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है, ये 11 मार्च 2020 का दिन था जिस दिन महामारी घोषित किया गया था WHO के द्वारा कोविड को। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। देखो, साइमन कमीशन गो बैक है, कैबिनेट मिशन प्लान है, संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक है और भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको किसी एक का भी पता है ना कि कौन सबसे पहले हुई थी, कौन सबसे बाद में हुई थी, है ना, तो सारी की सारे बच्चे आपके अरेंज हो जाती है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका क्या है मेन, इस क्वेश्चन को करने के लिए है आपका घटनाओं को याद रखना, है ना। घटनाओं को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई होगी। जैसे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 का है, ये सबसे लास्ट है इनमें से, जो है आपका सबसे लास्ट है 1942 में। नहीं, कैबिनेट मिशन भी है इसमें, है ना। तो इसमें आपका बच्चे क्या करना है कि कालानुक्रम में इसे लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले आपका क्या हुआ था, फिर आपका क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे आपका जो सबसे पहले वाली घटना है वो है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में इसका गठन होता है, 1928 में जो है आपका ये भारत आता है और भारत से इसको जो है आपका भगा दिया जाता है ना, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। तो ये आपके सबसे पहले घटना है इनमें से, ठीक है। उसके बाद 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, ये जो है आपका सेकंड नंबर पे आती है। उसके बाद जो है बच्चे आपका कैबिनेट मिशन प्लान आता है और कैबिनेट मिशन जो है आपका ये 1946 का, ठीक है। लेकिन 1946 में जो है आपका इनिशियली जो है आपकी होती है इस साल की ही अंत में जो है आपका, यानी कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो इस तरीके से जो है आपकी ये लास्ट घटना है, ये इनमें से जो है आपकी लास्ट है, ठीक है। तीसरा वाला जो है आपके अंतिम पे है। और यहाँ पे बच्चे आपको इस तरीके की चीजों के लिए अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए अगर क्वेश्चन आपका आता है तो इनके लिए ईयर का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है, साइमन कमीशन जो है 1927 में बना था, 1928 में भारत आता है और उसी दौरान जो है इसको वापस भी कर दिया जाता है। फिर आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद ही जो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ये जो है आपका भारत आता है 1946 में और इसी के द्वारा जो है आपका संविधान सभा का गठन किया जाता है। और उसके बाद जब संविधान सभा बन जाती है तब उसकी पहली बैठक होती है आपकी दिसंबर 1946 में, ठीक है। तो ये दोनों एक ही सन के हैं लेकिन ये आपका आगे पीछे है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, मिनरल वाला, है ना। अगला बच्चे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है। तो इन स्टेट को हमेशा आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। आपके ये बच्चे 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर के जो कर्क रेखा है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो पास होती है, ठीक है। पूरब से पश्चिम इनका ऑर्डर क्या है, पश्चिम से पूरब इनका ऑर्डर क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कौन सा नहीं है, वो तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि कौन सा नहीं है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है ना। तो इनमें से बच्चे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल नहीं है ना। बाकी तो बच्चे आपको क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको मैप याद हो, जब आप भारत के नक्शों को याद करेंगे, है ना, भारत से रिलेटेड जब चीजें आप याद करेंगे तो ये आसानी से जो है आपको वहां पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका त्रिपुरा भी है, आपका मिजोरम भी है और आपका ये पश्चिम बंगाल भी है ना, पश्चिम बंगाल भी है आपका। तो मणिपुर नहीं है, बाकी सारे के सारे बच्चे इसमें आपके हैं, है ना। मणिपुर नहीं आता है, बाकी सारे के सारे इसमें है। तो ये 8 के 8 जो स्टेट है ये आपको याद रखने हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से आएगा ना, पहले ही जो आपका चैप्टर है स्थिति और विस्तार वाला, वहां से जो है आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो और भी डिफिकल्ट बच्चे बन करके आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपका डिफिकल्ट बन सकता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है तो कितना भी डिफिकल्ट बन जाए आप उसे आराम से कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे भी वही है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसने बनाई है।
2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, सिरी फोर्ट का निर्माण, सुल्तानगढ़ी का निर्माण, है ना। सबसे पहले किसका हुआ था, फिर आपका किसका हुआ था, इस तरीके से। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देती हूँ। सारी की सारी चीजें जो है हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत है उससे रिलेटेड है बच्चे। मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था ना, वहां पे बहुत सारे राजाओं ने इस तरीके के मॉन्यूमेंट का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो उन्हीं में से जो है आपके एक एक करके हैं, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये आपका अजमेर में है। ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। गुलाम वंश का पहला राजा था ये, ठीक है, 1192 में। उसके बाद है आपका कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है आपका बच्चे, ये आज जो कुतुब मीनार है ना आपका दिल्ली में, उसी के अंदर जो है आपका ये मॉस्क है, ठीक है। और 1193 में जो है इसे भी आपका बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका, ये भी मतलब रिस्पॉन्सिबल राजा था जिसके द्वारा ये आपका बनाया गया था। फिर आपका बच्चा सुल्तानगढ़ी है। तो ये आपका पहला ऐसा म्यूजियम था 1231 में, है ना। ये आपका 1231 में बनाया गया था। और इसे जो है आपका इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया था। तो ये जो है बच्चे आपको याद रखना है। फिर आपका सुल्तानगढ़ी का आता है। और फिर उसके बाद में आपका आता है सिरी का फोर्ट। सिरी फोर्ट जो है आपका ये बहुत ही फेमस है, अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया था। तो अगर आपको ईयर नहीं भी याद है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं कि जो सिरी का किला है, सिरी का किला जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। और खिलजी वंश आपका पहले नहीं आया, खिलजी वंश आपका बाद में आया है। गुलाम वंश जो है आपका पहले आया है ना। इसका मतलब सिरी का फोर्ट जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा। ये 1303 में जो है बच्चे आपका बनाया गया था। और आज जो है आपके दिल्ली में जो हौज खास वाली मेहरौली वाली जगह है ना, वहां पे जो है आपको ये फोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो सिरी का जो किला है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए जो है बच्चे आपका ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो सिरी का किला आपका लास्ट में है। बाकी सारे के सारे जो हैं आपके बाकी तीनों ये गुलाम वंश के द्वारा, गुलाम वंश के राजाओं के द्वारा बच्चे आपके बनाए गए थे। इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नीचे देखिए कूट को सिरी का किला सॉरी आपका तीसरा वाला है। तो ये आपका सबसे लास्ट में बनाया गया था, है ना। और सबसे पहले जो है आपका इनमें से सबसे पहले आपका 2.5 दिन का झोपड़ा आता है। 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले में आता है आपका, फर्स्ट हो गया। और सिरी का किला जो है आपका लास्ट में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, हो गया, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, गुलाम वंश का राजा। और फिर जो है आपका सिरी का जो किला है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि खिलजी वंश का राजा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग ये कर सकते हैं कॉमन सेंस लगा करके। वैसे थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बता दिया है इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद में ये अलग अलग जो है शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। आपको पता है कि अवेलेबल नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, लेकिन जितने भी मिले हैं उनके क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे हम आगे की प्रोसेस करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इसके लिए अगर आप गाइडेंस के साथ में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जो है कवर करना चाहते हैं, ठीक है, CBT 1 CBT 2 जो है अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो बच्चे दोनों ही ऑप्शन आपके लिए हैं। अगर देखिए, अगर आप सिर्फ CBT 1 की सॉरी हमारा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों ही पेपर में है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, ठीक है। तो हिंदी है और आपका GK है। अगर आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल चीजें पढ़नी है बच्चे, नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वो तैयार करने हैं आपको हिंदी और GK, तो वो जो है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मेक इट इजी मैकेनिकल पे मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही चाहिए, ठीक है, तो तभी भी जो है आपके लिए ऑप्शन क्रिएट किया गया है मेक इट इजी मैकेनिकल पे, ठीक है। तो दोनों ही चीजों के लिए जो है आप सिर्फ नॉन टेक्निकल अगर पढ़ना है उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियर्स को ना अगर आपको पढ़ना है तो तभी भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, आई होप इससे जो है क्लियरिटी आपके माइंड में आई होगी कि किस किस तरीके से जो है हमें अप्रोच रखनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स को पढ़ते समय किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बच्चे समय समय पे जो है गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको बताती रहूंगी, वही टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, खुद से जो है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी के सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। इसी तरीके की चीज़ें आएंगी। बाकी यूपी से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यूट्यूब में मैं आपको फ्री में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसे भी हमें लेकर के चलना है। यूपी से रिलेटेड एग्जाम है तो बेसिक चीज़ें जो है यूपी के बारे में आपको पूछी जानी है, ठीक है। तो वो चीज़ें बच्चे हमें पढ़नी है। बाकी सिलेबस में अगर हम PYQ के अकॉर्डिंग देखें तो PYQ के अकॉर्डिंग जो है हमारा हर शिफ्ट में यूपी से रिलेटेड बस एक ही क्वेश्चन बना है, वो भी वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड है ना। लेकिन अभी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य से बना है, कल के दिन जो आपका नेशनल पार्क से बन जाएगा, वहाँ की हिस्ट्री से बन जाएगा,
जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा यूपी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो यूपी को जो है मैं आपको यूट्यूब पे ही बच्चे फ्री में क्लासेस दे दूंगी। उसके अलावा इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है, तो ये जो है बच्चे आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जो है जुड़ जाइए। बहुत सारे डाउट जो है बच्चों के मन में रहते हैं, खास करके जीके को लेकर के, ठीक है। तो डाउट जो है आपके यहाँ पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। और बाकी जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जैसे डेली बेसिस पे जो आपके क्विज भी हो रही हैं, ठीक है, वो जो है करंट अफेयर से रिलेटेड, ताकि आप एग्जाम तक, एग्जाम आपका मिड अप्रैल में होने के चांसेस हैं, तो उससे पहले पहले आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर ले, ठीक है। करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है, एक क्वेश्चन में जो है आपको 3 नंबर मिलेंगे बच्चे। तो अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हर एक न्यूज जो है आपके 3-3 नंबर की है, ठीक है। तो अच्छे से जो है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी जो है हमने बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा यूपीपीएससी पॉल लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, कि आने वाले समय के लिए कैसे स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।